किसी भी सभ्य समाज की कल्पना की जाती है तो उसका आधार होती है शिक्षा। ऐसा नहीं है कि शिक्षा को लेकर काम हमारे देश में नहीं हुए, लेकिन हालात ये हैं कि जिस तरीके से आज शिक्षा की स्थिति है वो वाकई एक सोचने का विषय जरूर है। कई तरीके की स्थितियां हमारे देश में, कई राज्यों ने अच्छी प्रगति भी की है, लेकिन हकीकत यह है कि शिक्षा के साथ सभी मुद्दे जुड़े हुए। अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, शिक्षा बहुत अच्छी होगी, तभी जाकर देश मजबूत हो सकता है और जो दूसरे मुद्दे हैं उनके ऊपर भी लगाम लगाई जा सकती है, जो परेशानी के विषय हैं उनको भी कम किया जा सकता है। आज इसी सवाल के ऊपर हम बूझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर शिक्षा की ऐसी स्थिति क्यों और देश में लगातार शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है। इसके लिए हमारे पैनल हमारे साथ है और आज आपका तारुफ करा देता हूं। आज हमारे पैनल में इस विषय के ऊपर चर्चा के लिए कांग्रेस से प्रोफेसर बीएन शर्मा साहब हैं, उसके साथ भाजपा से सोहनलाल तांबी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और आम आदमी पार्टी से विकास शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे एडिटर इन चीफ एसके सुराना जी भी हमारे साथ हैं। पहला सवाल सुराना साहब आपसे, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल देश में चल रही है, शिक्षा बुनियाद है हमारे देश की, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की अगर विकास की गति अगर कहीं से मिल सकती है तो वो है शिक्षा। अगर शिक्षा मजबूत होगी तभी हम विकास की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन स्थिति आज जिस तरीके की शिक्षा की है बहुत बदतर हो चली है, क्या कहेंगे आप? देखिए दुर्गेश, सबसे पहले तो स्टूडियो में सभी का स्वागत है। मेरा यह कहना है कि शिक्षा आज दोनों ही या तीनों ही राजनीतिक पार्टियां जो आज सत्ता में कहीं पर भी विराजित हैं, उनके लिए एक आंकड़ों का भ्रमजाल बन करके रह गई है। सबको ये दिखाना रहता है चुनाव के समय कि मेरे इतने प्रतिशत ड्रॉप आउट हो गए, मेरे इतने प्रतिशत कम हो गए, लेकिन उसकी गुणवत्ता पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आज अगर हम अपने बचपन की बात करें, क्या हमारी सरकारी स्कूलों थी जिनसे आईएएस आरएएस निकलते थे, क्या आज निकल रहे हैं? जब टॉप 10 जो बोर्ड के एग्जाम होते थे उसमें 80% सरकारी स्कूल के बच्चे होते थे, तो क्या आज ये स्थिति है? दोनों ही पार्टियों को ये मानना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति नहीं है। हम ऐसा क्या कर रहे हैं दोनों ही पार्टियां जिससे कि हम छठा वेतनमान, सातवां वेतनमान की बात करके हाई पेड टीचर्स रिक्रूट करते चले जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं है अपने कक्षाओं में क्लास लेने का, उसके रिजल्ट से रिलेटेड जो भी होता है। तो शिक्षा के बजट का एक ह्यूज पैसा जा रहा है इनकी सैलरियों में, जिसका कि रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो एक सिंपल सी बात है कि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट पे आपका ध्यान क्यों नहीं है? ऑन टॉप ऑफ दैट कांग्रेस ने तो और भी हद कर दी कि उन्होंने 8वीं का बोर्ड भी हटा दिया, जिससे कि और भी बड़ा लाइसेंस मिल गया सबको कि बस कुछ पढ़ाओ मत, जॉब ले लो कैसे ही करके। इसीलिए आप जो देख रहे हैं, जो इतने आंदोलन हो रहे हैं कि मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी दो, कि उनको सबको लाइसेंस चाहिए काम नहीं करने का। ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है जिसपे मैं दोनों पार्टियों का पक्ष लेना चाहूंगा कि जो इस तरह की भेड़चाल हो रही है और जो बुनियादी शिक्षा में जो एक सघन गिरावट आ चुकी है, उसके बारे में दोनों ही पार्टियों का क्या रुख है? क्या इसके बारे में वो जागरूक है और या ये केवल आंकड़ों के ही जाल में फंस रहे हैं? सबसे पहले मैं लेता हूं तांबी साहब को बीजेपी से, आपका क्या विचार है जो प्रश्न मैंने उठाया है? देखिए, पिछले 10 साल से केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और ये जितना भी दोषपूर्ण शिक्षा नीति है इसके लिए पूरी तरह से अगर कोई जिम्मेदार है तो केंद्र सरकार की जो कांग्रेस की सरकार है वो दोषी है। राजस्थान के अंदर जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हमारी सशक्त मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी बढ़िया कार्य किए हैं और न कि कार्य किए बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे लाइसेंस दिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी यहाँ पे और रोजगार के अवसर भी प्रदान किए। लेकिन गत 5 साल में कांग्रेस राज के अंदर इसमें डेफिनेटली काफी गिरावट आई है। तांबी साहब, मेरा प्रश्न था जो गुणवत्ता, जब पिछली सरकार थी तब भी स्थितियां कमोबेश ऐसी ही थी कि 5 बच्चे हैं, 40 टीचर हैं, इस तरह की जो स्थितियां हैं वो भी स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। जो प्रशासनिक बेसिक ढांचा होना चाहिए शिक्षा की मॉनिटरिंग का, वो तो दोनों ही सरकारों में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। तो उसमें मूलभूत क्या चेंज करने की प्रस्तावना नई सरकार के मैनिफेस्टो में है क्या, और अगर है तो किस तरह से? देखिए, राज्य सरकार की जहां तक मैनिफेस्टो की बात, राज्य की नहीं, अपन देश की बात कर रहे हैं अभी। देश की बात तो देखिए, इस पे निरंतर जो है इसका एक रोड मैप बनना चाहिए एंड रोड मैप बनने के साथ ही एक दिशा में कार्य होना चाहिए। हो रही है रहा है कि जब जब भी सरकारें बदलती है वो सारे सिस्टम्स बदल जाते हैं
देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा। पिछले 65 वर्षों में अगर हम शिक्षा के विकास की दृष्टि से देखें तो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे कॉलेजेज हो, 1947 में जो स्थिति थी उसका आकलन आज अगर हम 2014 में करें तो एक क्रांति आपको दिखाई देगी। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव रहा है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां देश में रही हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में केवल एक विश्वविद्यालय था, आज उसकी जगह प्राइवेट और सरकारी विश्वविद्यालय मिलाकर उनकी संख्या देखें तो करीब 80 के आसपास है। जहां 70-80 कॉलेज थे पूरे राजस्थान में, आज हजारों की संख्या में अकेले राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ 900 कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं। इसी तरह की स्थिति स्कूल्स की है। तो मैं ये नहीं कहता कि विकास नहीं हुआ है, विकास बहुत हुआ है। अब आवश्यकता इस बात की है कि जो विकास हुआ है उसकी गुणात्मक स्थिति क्या है। हम मानते हैं कि हम अभी इस क्षेत्र में हमको बहुत कुछ करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया नहीं है। बहुत विकास हुआ है। जिस तरह की परिस्थितियां देश में थी, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में एक आशातीत प्रगति हुई है। आप पार्टी का पक्ष इसमें हम ले लेते हैं। जो आपके मैनिफेस्टो में आप दोनों पार्टियों से अलग होने की बात करते हैं, आप में क्या ऐसा अंतर है? एक जागरूक जो मतदाता है उसको आप क्या डिफरेंस बताना चाहते हैं कि हम ये चीज अलग करेंगे शिक्षा में? देखिए, शुरू से ही हम एक बात कहते हैं कि जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, जवाबदेही जिसकी आप बात कर रहे थे, वो जवाबदेही किसके प्रति होनी चाहिए? सरकार के प्रति, राजनेताओं के प्रति या जनता के प्रति? आज जो हमारी बेसिक जो एजुकेशन है वो क्यों नहीं सुधर पा रही? क्योंकि जो शिक्षक जो लगा हुआ है वो सरकार और राजनेताओं के प्रति जवाबदेह है। हम ये कहते हैं स्वराज के अंतर्गत जो शिक्षक और स्कूल है वो मोहल्ला समिति या ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह हो। यदि वो उनके प्रति जवाबदेह हो तो वो डिसाइड करेंगे कि शिक्षा में क्या कमी है। यदि शिक्षक नहीं आ रहा, शिक्षक नहीं पढ़ा रहा, बच्चों में साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो वो ग्राम सभा तय करे, वो मोहल्ला सभा तय करे, ना कि जयपुर या दिल्ली में बैठे हुए हमारे राजनेता तय करे। बुनियादी बात ये आ रही है कि मोहल्ला समिति वहां पे करे। ये सुनने में तो बहुत कागजों में तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? आज देखिए, ग्राम पंचायतों में तो भ्रष्टाचार नरेगा में, यही छोटा सा मॉडल नरेगा में हुआ था जिसमें सरपंच को बनाया गया और पता चला सरपंच ही सारे पैसे खा जा रहा है। तो वहां अब ये मोहल्ला समिति में क्या प्रिंसिपल वहां के जो आपका जो सरपंच होगा उसे कोल्यूड नहीं करेगा? इसकी क्या गारंटी है? सर, हमारी मोहल्ला सभा अभी थोड़ी एकदम शिक्षित हमारा अभी मोहल्ला सभा या ग्राम सभा है, उसका एक मॉडल आप हिवड़े बाजार महाराष्ट्र में देख सकते हैं। उसका कहना है कि सिर्फ सरपंच डिसाइड नहीं करेगा, पूरे गांव के लोग चौपाल पे बैठेंगे, शिक्षक भी बैठेंगे, फिर तय करेंगे कि समस्या क्या है, समाधान क्या है। हम स्वराज का जो अधिकार देना चाहते हैं उसका मतलब ही है समस्या आपके, समाधान भी आपका है। दिल्ली में बैठे लोग वहां की समस्या नहीं समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि हर विधानसभा की समस्या अलग है, हर गांव की समस्या अलग है। आज से कुछ साल पहले एक नियम लागू हुआ, जैसे आपने नरेगा के लिए कहा, कि वाटर हार्वेस्टिंग की योजनाएं लागू की जाए। पूरे देश में 50,000 रुपए हमने सरपंचों को अलॉट कर दिए। राजस्थान के लिए वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी थी, लेकिन असम, बिहार जहां हर साल बाढ़ आती है, वहां पे वो खड्डे खोदने जरूरी थे? नहीं। वो 50,000 रुपए उनके वेस्ट चले गए, उन्हें खड्डे ही खोदने पड़े। वो पैसे हम ग्राम सभा को दे दें। गांव के सब लोग चौपाल पे बैठे। मूल बात बताइए, जो 50,000 सरपंच को दिए, सरपंच में कई सरपंच ने उसमें भ्रष्टाचार कर दिया या नहीं कर दिया? ये एक तथ्य है। आपके मॉडल में वो कैसे आप रोक देंगे? हमारा मॉडल कहता है कि सिर्फ सरपंच के पास अधिकार नहीं होंगे, सरपंच तो सिर्फ कार्यवाहक होगा। यही हम कहते हैं कि एमएलए प्रैक्टिकल है क्या ऐसा? जहां पे 70% जनता एकदम भूख और गरीबी से बेताब सर, बिल्कुल कब वो ग्राम सभा कागजों में होगी? ग्राम सभा सर बिल्कुल प्रैक्टिकल क्यों होगी? जब आप पूरी जो जनसभा होगी उसके अंदर हस्ताक्षर होंगे, जब 70 या 60% लोग गांव के उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, बैठेंगे, उसकी आप वीडियोग्राफी करवा सकते हैं। यदि टेक्निकल युग हमें मिला है तो हम क्यों नहीं ले सकते? की प्रैक्टिकलिटी में प्रश्न है। शर्मा साहब कांग्रेस से कुछ कहना चाहते हैं? आज हम यहाँ बैठ के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल एग्रीड। अगर ऐसी स्थिति हो तो आज आप ग्राम सभाओं की स्थिति देखिए, कितनी ग्राम सभाएं वास्तव में हो रही हैं। यही मेरा भी प्रश्न। ग्राम सभाएं कितनी हो रही हैं, ग्राम सभाओं में कितने लोग आ रहे हैं और कौन से इश्यूज वहां डिस्कस हो रहे हैं। आपने देखा कि राज्य सरकारों ने शिक्षा को पंचायत राज को दे दिया है। आपने ध्यान होगा कि 73rd अमेंडमेंट जो आया है, स्थिति और बदतर हो गई है। 29 सब्जेक्ट्स पंचायतों को दिए हैं, उनमें 5 सब्जेक्ट राजस्थान सरकार ने भी इन पंचायतों को दिए हैं, लेकिन उनकी स्थिति आपके सामने है। तो पहले मेरा निवेदन यही है, जो शुरू में मैंने कहा, कि इन संस्थाओं को पहले सक्षम बनाएं। चलिए शिक्षा के एस्पेक्ट से देखें तो ये
आपकी पार्टी का क्या पक्ष है इसमें? देखिए, चाहे डिसेंट्रलाइजेशन हो चाहे कैसे भी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, और मॉनिटरिंग करने वाली अगर भ्रष्ट है तो वो संस्था का जो भी स्वरूप है वो बिगड़ने वाला है। देश आपके सामने, ऐसे में आपको सोल्यूशन सुझाना है। अब मैं 2-3 बातें रखना चाहूंगा पक्ष में, कि जैसे अभी शर्मा जी ने बताया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि हमारे 65 साल के देश में आजाद में हमने बहुत उन्नति की। तो उन्नति की उन्होंने अपनी खाली सोच की बता रहे हैं। जब दूसरे देशों से, दूसरे मुल्कों से, अड़ोस पड़ोस के मुल्कों से हम कंपेयर करें तो मालूम पड़ेगा हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। उनकी जो शैक्षणिक स्तर है, उनकी जो शैक्षणिक की क्वालिटी है, उसमें बहुत सुधार है। दूसरा, अपने जो शिक्षा का स्तर है, उस शिक्षा के स्तर में कहीं पे भी रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं है। आज हजारों की तादाद में MBA इंस्टीट्यूट खुले और आज बंद हो रहे हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुले और बंद हो रहे हैं। जो इंजीनियर 5-5, 6-6 साल तक मेहनत करके इंजीनियरिंग पास कर लेता है, तो डिग्री बिकने तक और उसको जो है उसको नौकरी नहीं मिलती। डिग्रियां बेच तो हमारा जो रोड मैप है, शिक्षा का जो रोड मैप है, वो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर जो टेक्निकल एजुकेशन तक उसका एक स्वरूप बनना चाहिए। जो विद्यार्थी किसी भी यूनिवर्सिटी से MBA करके निकलता है, इंजीनियरिंग करके निकलता है, तो उसको इंजीनियरिंग करते ही नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार की ऐसी गारंटेड होनी चाहिए कि भाई हम जैसे ही निकलेगा उसको गारंटी से उसको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन हो ये रहा है, कोई इंजीनियर बनने के बाद भी दर दर भटकता रहता है, और उसको कई बार इतना तो आप क्या दावा कर रहे हैं कि आप गारंटी करेंगे? डेफिनेटली जो रोजगार जो भाजपा प्रवक्ता के रूप में ये गारंटी हमने अपने मैनिफेस्टो में, जो भी इंजीनियर करके निकलेगा हमने अपने मैनिफेस्टो में गारंटी दी है कि जो भी नवयुवक टेक्निकल एजुकेशन लेके या जो ग्रेजुएशन करके निकलेंगे उनको हम सबको रोजगार देंगे। और करोड़ों की तादाद में जो है रोजगार का, देखिए, बेसिक ऑब्जेक्ट देंगे, लेकिन कैसे देंगे? कैसे देंगे मैं वही बताऊं। जो हमारे करोड़ का तो डेफिसिट, हमारे जो प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी है जो है भाई नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक विकास मॉडल बनाया पूरे देश के अंदर। आज उन्होंने गुजरात के पैटर्न पे पूरे देश का विकास करेंगे। जहां विकास होता है, जब GDP आपकी बढ़ेगी तो डेफिनेटली रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। हमारे पिछले 10 साल के अंदर जैसी स्थिति है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस यहाँ से आधे भी नहीं है, आधे नहीं ना सर, इसीलिए वहां जरूरत ही नहीं है। तांबी साहब, आप गुजरात का मॉडल रख रहे हैं, लेकिन अगर भारत के दूसरे राज्यों की हम बात करें तो सबकी स्थितियां एक जैसी नहीं है। गुजरात जैसी स्थितियां नहीं है, तो फिर गुजरात का मॉडल हर राज्य में कैसे फिट होगा? नहीं, विकास का राज्य तो देखिए केंद्र के स्तर पे होना चाहिए। चलिए पहले एक बार उनको सुन लेते हैं, दिल्ली के दिल्ली के भाजपा के नेता है, वो क्या कह रहे हैं, संजय पासवान। एक बार उनको सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं इस विषय में। देखिए, वो तो संविधान में भी कहा गया है, एजुकेशन फॉर ऑल कहा गया है, लेकिन सीमाएं हैं, संसाधन की सीमाएं होती है। सबको एजुकेशन मिले, सबको शिक्षा मिले, कम से कम प्राथमिक शिक्षा कम से कम हो जाए, या नहीं तो कम से कम लिटरेसी हो जाए।